दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक तरह से राजनीतिक बियाबान में खो गई थी। भारतीय जनता पार्टी में तो जो शामिल होता है कोई जिसको अपने आप को कद्दावर समझता है, उसकी नीति यही होती है, लेकिन फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए आतुर रहते हैं। देखा कि किस तरीके से पहचान की मोहताज हो गए गुलाम नबी आज़ाद। यहाँ कांग्रेस में जब वो थे तो उनकी तूती बोलती थी राजनीति में, लेकिन आज वो अपनी पहचान को भी मोहताज हो गए। इसी तरीके से अपर्णा यादव थी, जब उनको मुलायम सिंह के परिवार का ही एक धड़ा जो है उनको ये जाहिर कर रहा था कि वो डिम्पल को मौके दिए जा रहे हैं, जबकि डिम्पल की तुलना में वो जो है ज़्यादा, अपर्णा यादव के अंदर ज़्यादा राजनीतिक क्षमताएं हैं। वो जो है वो ज़्यादा ज़्यादा राजनीति में आए तो वो ज़्यादा सफल हो सकती हैं और वो पार्टी के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इस बात की भी एक मुहिम चली थी, लेकिन अंततोगत्वा उनकी मुलायम सिंह परिवार के अंदर दाल नहीं गल पाई। तो अब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में वो चलेंगी तो राजनीतिक रूप से तो वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। तो अब वो अपने ये कह के गुमनाम रह के तो वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी में जो उनको ले गए थे, जो उनके गॉड फादर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को कई जगह रोक दिया जाता है। वो अपने मन का काम कर नहीं पाते, तो उन्होंने उनको जो है अपर्णा यादव को उभारने से पार्टी को होने वाले तमाम फायदे अपने जो पार्टी के उच्च कमान के नेताओं को गिनाए, लेकिन वो उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा, और अपर्णा यादव को न तो उन लोगों ने टिकट मिलने दिया, न मंत्री पद मिलने दिया, और ना ही उनकी जिस टाइप की ख्याति थी, जो उनको जिस टाइप का एक उनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक सशक्त मौर्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उनके उस कद के अनुरूप कोई अन्य पद भी नहीं मिलने दिया। ले दे के जब बहुत ही उनकी पैरवी की योगी आदित्यनाथ ने, बहुत बिल्कुल वो जो है पार्टी में जब बिल्कुल ये हो गया कि नहीं, अब रुआंसे ही एक तरीके से हमें लगता हो गए होंगे, तब जो है एक इतना वर्क किया गया कि एक सांकेतिक उनको जो है एक पद दिया गया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष, महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें मनोनीत करने की हरी झंडी योगी आदित्यनाथ को मिल पाई। और पहले तो ये चर्चा ही चली थी कि खुद वो जानती थी कि इसमें तो अपनी पहचान का कोई स्कोप है ही नहीं अपर्णा यादव, तो वे इस पद को जो है ये पद को अस्वीकार करने के मूड में थी। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि अभी ये पद ले लेंगी, वरना अभी से जो है आप दोनों तरफ से चली जाएंगी। समाजवादी पार्टी से तो आपका पत्ता कटा ही हुआ है, और ये अगर आपने पद नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के भी जो योगी को जो है हैसियत में रखना चाहते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो वो फिलहाल ये पद स्वीकार कर लें और इस नाते के लिए एक रास्ता बना रहेगा, और फिर आगे परिस्थितियाँ जब अनुकूल होंगी तो फिर उनको जो है उनकी जो है राजनीतिक शक्ति का सशक्तिकरण उसमें कर दिया जाएगा। उस समय जो है उनको फिर उनको प्रमोट किया जाएगा। जब योगी के हाथ में सारी चीज़ें आएंगी तो वो अपर्णा यादव ने भी समझा कि नहीं, वक्त का तकाजा यही है, तो इसलिए वो शामिल हो गई थी। लेकिन अब शामिल हो गई थी तब भी वो चर्चाओं से तो अभी तो बाहर चल रही थी। तब एक राम गोपाल यादव का, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, और राम गोपाल यादव को वही जब मुलायम सिंह के परिवार में दो धड़े थे, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में थे, और शिवपाल यादव बाकी जो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी और जिनकी बहू होती हैं अपर्णा यादव, साधना गुप्ता, उनके साथ में थे। और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अखिलेश तो बहुत बाद में आए, और अखिलेश केवल पुत्र होने के नाते पूरी मुलायम सिंह की
विरासत को हथिया लेना चाहते, जबकि मुलायम सिंह की विरासत पर तो उनका अधिकार है। उन्होंने शुरू से ही संघर्ष किया और उन्होंने मुलायम सिंह के लिए बड़े बड़े कारनामे किए। वो मुलायम सिंह उनसे परिचित थे, तो उन कारनामों से परिचित थे, और वो कारनामे सार्वजनिक तौर से नहीं कहे जा सकते। तमाम उसके लिए एक बाधाएं हैं, तमाम रुकावटें हैं, मानहानि कानून का खतरा है और तमाम रुकावटें हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो है जो दबंग और जो माफियाओं को जोड़ने का काम और उनसे काम लेने का, जोड़ने का और उनसे काम लेने का, ये काम वो शिवपाल करते रहे। और 2003 में जो मुलायम सिंह को जब तीसरी बार जो सत्ता में आने का अवसर मिला, उसमें ये माना जाता है कि उसमें पूरी भूमिका शिवपाल यादव की थी। तो शिवपाल यादव तो सोचे बैठे हुए थे कि मुलायम सिंह की विरासत पर उनका अधिकार है, अखिलेश साथ में रहें तो एक 100 पीस की तौर पे बने रहें उनको, इसलिए उनकी भी एक बनी रहेगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना चाहते थे। तो पार्टी में बड़ा कलह हुआ। वो उनके उस दौरान अपर्णा यादव को भी सामने खड़ा किया, डिम्पल के सामने, और उनके अखिलेश तक के सामने खड़ा किया और उन्हें भी बड़ी दुस्साहस अपर्णा यादव ने दिखाया। लेकिन अंततोगत्ता जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह अपना पुत्र मोह छोड़ नहीं सके, और ये जो है वो शायद शुरू से ही नहीं सोचते थे कि वो अपना उत्तराधिकार किसी और को सोचें, और असली पुत्र वो मानते थे कि असली तो वो है उनका अखिलेश ही उनको। तो वो अखिलेश की वो ये चाहते थे कि अपने साधना से हमने प्रेम किया है, उनको अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया है, तो उनके जो पुत्र हैं प्रतीक और उनकी जो बहू है, उनको भी जो पर्याप्त उनका जो है उनका पर्याप्त उनके लिए वैभव और ऐश्वर्य की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जो है वो ये तो शुरू से ही थे कि नहीं, उनके बाद में जो उनका जो नाम चलाएंगे और उनकी जो पूरी उनके हाथ की उनकी जो सत्ता है, वो सत्ता का वारिस तो वो शुरू से ही अखिलेश को बनाने के मूड में थे। वो तो जब मुख्यमंत्री पद, जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आ गई थी, तो उस समय भी बहुत लेट हुआ मुख्यमंत्री पद का चयन। उस समय भी शिवपाल यादव अड़े हुए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये तो अभी इनकी तो अभी तो सीख रहे हैं अखिलेश यादव, इनको तो पीछे रखा जाए। तो उसमें भी मुलायम सिंह ने बड़ी होशियारी के साथ में वो उन चीज़ों को निपटाया और टाला, कई दिनों तक टाला, मुख्यमंत्री की कई दिनों तक घोषणा नहीं की, और अंततोगत्ता अखिलेश की ताजपोशी करा दी गई थी। तो जो कोई अचानक उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। वो मानते थे कि अखिलेश ही उनके वास्तविक पुत्र हैं, और वो जो है वो कृतज्ञता के नाते वो उनके साधना का जो परिवार है, साधना गुप्ता का, वो साधना गुप्ता के लिए भी पर्याप्त जो है व्यवस्थाएं कर देंगे ऐश्वर्य की। लेकिन जो है वो अपना नाम और अपनी सत्ता वो तो जो है अपना उत्तराधिकार तो अखिलेश को ही सौंपेंगे। तो बहरहाल, लेकिन जो रस्साकसी चली तो शायद जो है उन्होंने कहा कि तीतर के हाथ में बटेर वो जो शायद मतलब लग जाए, तो इस नाते जो है बटेर के हाथ में तीतर लग जाए, तो इस सोच के तहत वो अपर्णा यादव संघर्ष करती रही। लेकिन आखिरी में जब अखिलेश यादव पूरी तरह से प्रभावी हो गए, वो यहाँ तक कि उन्होंने जो इतना ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते थे और इतना ज़्यादा ये माना जाता था कि पार्टी बाहुबली शिवपाल यादव के कब्जे में है, तो इसलिए वो जो है आखिरी में झुकना पड़ेगा उनको अखिलेश को उनके आगे, और वो जो है बाहुबल से वो अखिलेश से और जो मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी वो छीनने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने बहुत ही
अच्छे तरीके से जो राजनीतिक शतरंज की बाजी खेली, अपनी बहुत अच्छी तरीके से अपनी गोटियां फिट ऐसे की कि आखिरी में बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, बिल्कुल जो है आसक्त कर दिया उन्होंने शिवपाल की। उनकी उनकी जितनी भी उनको माना जाता था, वो उनका जितना शक्ति संपन्न माना जाता था, उन्होंने सब उनका जो है पूरी तरह निस्तेज कर दिया। सारे तेज को उन्होंने बिल्कुल जो है उसको ठिकाने लगा दिया उनके शिवपाल के को, और शिवपाल की स्थिति निरी बना दी। और आखिरी में शिवपाल को अखिलेश के सामने, अपने भतीजे के सामने साष्टांग होना पड़ा। तो इसके बाद में फिर तब अपर्णा यादव ने भी फिर ये कोशिश की थी इन परिस्थितियों में कि अब जो है वो पिछली बातें भूल जाए अखिलेश। इसलिए उन्होंने बड़ा उनके प्रति सम्मान, बहुत आदर, डिम्पल के प्रति भी आदर तमाम सारा जताया। लेकिन वो अखिलेश ने जहाँ मतलब वो तो कहीं से पसीजे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पसीजे, थोड़ा सा उन्होंने कहा ठीक है, जब आप मानने तो चलती रहें। तो आखिरी में फिर उनको एक अपना नया ठिकाना तलाशना था। तो वो अब उनका दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने उनके लिए कोशिशें तो बहुत की, वो भारतीय जनता पार्टी में गई, उनके साथ में उनकी शरण में गई योगी आदित्यनाथ की भी। लेकिन जो है पुरुष नहीं वो तो बलवान, समय हो बलवान। तो ये उनके बारे में यही कहा जा सकता है अपर्णा यादव के बारे में कि शिवपाल का भी मामला था। शिवपाल भी बलवान थे, लेकिन अंततः बलवान तो समय होता है। तो शिवपाल से भी जो उन्होंने अपेक्षाएं की थी शिवपाल के बरदस्त की वजह से, वो शिवपाल भी टाइम हो गए। और उधर योगी आदित्यनाथ भी जो है जो उनको योगी आदित्यनाथ से उनकी जो अपेक्षा थी कि योगी आदित्यनाथ इतने सशक्त हैं और इसलिए वो ठान लेंगे तो उनका जो है उनके राजनीतिक कैरियर को एक जो है वो पंख लगाने में, बहुत तेज पंख लगाने में सफल होंगे। एक वो जो है अखिलेश की प्रतिद्वंदी की एक मजबूत प्रतिद्वंदी, अखिलेश के प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें उभारने में मोदी जो है योगी जी कामयाब सिद्ध होंगे। लेकिन ऐसा योगी जी के बूते ही कुछ नहीं हो सका। और वो वहाँ पे भी वो पता चला कि नेपथ्य में चली गई और महिला आयोग के उपाध्यक्ष के महत्वहीन पद पर उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन अब उनकी एकदम हमें शांत होकर बैठ जाने वाली नहीं है। मैंने बताया कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें बहुत बेचैन किए रहती हैं उनको, अपर्णा यादव को। और चूँकि उनका बैर रामगोपाल यादव से इसलिए है क्योंकि रामगोपाल यादव का उस समय जो सहयोग मिला उससे जो है अखिलेश यादव उनको उत्तराधिकारी की लड़ाई में ठेलने में कामयाब हुए। तो अब जो है उन्होंने रामगोपाल यादव ने जो एक भाषण दिया था, वो जो व्योमिका सिंह हैं, जो वहाँ जो दो लोग ब्रीफिंग करते हैं नेवी की तरफ से, व्योमिका सिंह करती हैं, थल सेना की तरफ से वो करती हैं, सफिया कुरैशी करती हैं। तो व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, तो वो उस बयान को लेकर वो उन्होंने जो है चढ़ाई कर दी उन पर, रामगोपाल यादव पे सारी वो मर्यादाएं ताक पे रख के, वो पारिवारिक जो मर्यादाएं थी, पारिवारिक सील संकुच ताक पे रख के, और उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव ने इतनी बड़ी अभद्रता की है कि रामगोपाल यादव को इस मामले में ये नहीं है कि वो अपना जो है सफाई उन्होंने पेश कर दी, इतना पर्याप्त नहीं है, इस मामले में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, अब लेकिन ये है कि वो जो उन्होंने अपनी गॉडफादर की मंशा को इस मौके पर ये बयान जारी करते समय लगता है कि अपर्णा यादव ने जल्दबाजी कर दी। वो अपनी गॉडफादर की मंशा को नहीं भाप पाई, क्योंकि उनके जो गॉडफादर हैं वो तो पूरा का पूरा वो एक अलग टाइप का एक रोल अदा कर रहे हैं। वो बहुत मुखर होके, मतलब वो जो है सामने नहीं आ रहे, बहुत मुखर होके इस मामले में वो जो है हमलावर नहीं हुए रामगोपाल यादव को। और जो ब्रजेश पाठक का उनके जो मुख्यमंत्री वाला जो
मामला आया है जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उनके लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई ब्रजेश पाठक, तो उसमें तो और ज़्यादा जाहिर हो गया कि ब्रजेश पाठक के समर्थन में पार्टी के बाकी लोग आगे आए, लेकिन उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ ने मौन साध लिया। तो योगी आदित्यनाथ की बहुत मंशा नहीं थी, वो केवल एक औपचारिकता निभाना चाहते थे कि राम गोपाल यादव को फिलहाल इस वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा छेड़ा जाए। तो इसलिए वो राम गोपाल यादव की जो है काट करने के लिए, राम गोपाल यादव को जो है घेरने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। लेकिन ये जो उनके सिग्नल जो थे वो समझ नहीं पाई अपर्णा यादव, और उन्होंने हमला कर दिया। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बड़ी होशियारी का परिचय दिया, वो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये साबित कर देना चाहते कि उनकी कोई हैसियत नहीं है अपर्णा यादव की, और इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करके हम उनकी हैसियत नहीं बढ़ाना नहीं चाहते। अब जहाँ तक राम गोपाल यादव की बात है कि व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने जो कहा वो कितना आपत्तिजनक है, उसका भाव क्या था, ये भी इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया व्योमिका सिंह। अब जाति सूचक शब्द, उससे ये लगता है कि जैसे उन्होंने नीचा दिखाने वाले भाव में जात के आधार पर व्योमिका सिंह की चर्चा नीचा दिखाने वाले भाव के आधार पर की है। नीचा दिखाने वाले भाव के आधार पर नहीं की। जुर्म तब होता है जब नीचा जुर्म जो निर्धारित किया गया इसके लिए अनुसूचित जातीय जनजातीय उत्पीड़न अधिनियम में, वो तब है जबकि आपका भाव ये हो, आपकी नीयत ये हो कि आप जो है उसको तिरस्कृत करने के लिए आप उनके भौंडे ढंग से और किसी दलित के जाति का उल्लेख कर रहे हो। वैसे तो ये है कि वो तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने तो गांव-गांव में लिखवा दिया था कि गर्व से कहो कि हम चमार हैं। तो वो कोई इसमें जो दलित समुदाय है वो अपनी जाति को लेकर ये चाहता है कि हमें कोई हीन भावना हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर उस भाव से हमें, मतलब गाली देने के भाव से अगर हमको चमार कहा जाएगा तो हम उसका प्रतिवाद करेंगे, और उसको जो है उसका प्रतिवाद हर तरीके से करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमने जैसे अन्य जातियाँ, जैसे सवर्णों की जातियाँ, जनरल कास्ट की जातियाँ जैसे अपनी जाति का उल्लेख करते हैं बहुत गर्व के साथ में, वैसे हमारी जाति, हमारे लोग भी अपनी जाति को छुपाने की बजाय अपनी जाति का गर्व के साथ उल्लेख करें। अब इस संदर्भ में जो व्योमिका सिंह के बारे में राम गोपाल यादव ने बयान दिया है, देखा जाए तो राम गोपाल यादव के बयान में तो फिर कोई अन्यथा बात लगती नहीं है। और जहाँ तक ये है कि सेना के शौर्य को जातियों में नहीं बांटा जाना चाहिए, हमारी परंपरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो जिस तरह सेना को नहीं बांटना चाहिए, उसी तरह से देवताओं को भी, भगवान को भी नहीं बांटना चाहिए जातिवाद को, जाति के आधार पर। लेकिन हमारे तो जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें इस बात का, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे तो क्षत्रिय होने पर अपने गर्व है, क्योंकि भगवान श्री राम भी इसी कुल में पैदा हुए। मतलब वो ये कहते हैं कि जो एक विवेकपूर्ण थ्योरी है वो तो ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो गुणी होता है या पराक्रमी होता है वो व्यक्ति होता है, कोई जाति पराक्रमी या श्रेष्ठ या गुणी नहीं होती। तो अगर किसी के अंदर, किसी जात में पैदा हुए किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो उसके देवत्व के गुण जो है मौजूद थे, इसलिए लोगों ने उसको भगवान के रूप में मान्यता दी। तो आप उसको एक जाति की बपौती बना रहे, ये जातिवाद है। और फिर आपकी तरफ से ये कहा जाए कि नहीं, वो जो है जाति का आपने उल्लेख कैसे कर दिया। इसी का जवाब था जो योगी आदित्यनाथ ने इसके जवाब के संदर्भ में देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ये साबित करने की कोशिश की कि भगवान राम इसलिए प्रभु राम इसलिए भगवान हुए, इसलिए भगवान के रूप में मान्यता मिली क्योंकि वो ठाकुर
बिरादरी में पैदा हुए थे या ठाकुर बिरादरी में पैदा होने पर ही देवत्व के गुणों का आरोपण होता है। ये तो जो 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 जाति व्यवस्था के तहत है कि बाकी जो इस बहुतायत में जो जातियाँ हैं, जो बहुजन है, उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को, उसके गुणों को नकारने की इसमें गंध आती है। आप ये कहना चाहते कि रामचंद्र जी ठाकुर थे इसलिए भगवान थे? भगवान वो भगवान व्यक्ति रामचंद्र जी थे। आज ये नहीं कि क्षत्रिय, हर क्षत्रिय को ही भगवान मान लिया जाए। और फिर उसके बाद में क्या क्या कहा जाता है अकेले में कि हम राजपूत रेजिमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि लड़ने का हौसला हमारे अंदर है। अगर किसी दलित को व्यक्तिगत चर्चाओं में कहते हैं कि अगर उसको बना दिया जाए सेना का कमांडर, और यदि दूसरी तरफ से दुश्मन अगर गोले बरसाने लगेगा तो उसकी लैट्रिन निकल जाएगी। इस तरह से गांव की चौपालों में इस तरह से चर्चाएं की जाती हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। तो ये जो रामगोपाल यादव ने व्योमका सिंह की जाति का उल्लेख इसलिए नहीं किया, इसलिए किया कि पराक्रम का संबंध और गुणों का संबंध, राष्ट्र निष्ठा का संबंध, देवत्व का संबंध ये व्यक्ति से है। वो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। व्योमिका सिंह दलित जाति में पैदा हुई, लेकिन ये व्योमिका सिंह का पर्सनल है। मतलब आप बाकी ये कह के कि नहीं हम वो जो है जिस कुल में कुल हमारा श्रेष्ठ था, जाति हमारी श्रेष्ठ थी, इसलिए भगवान हमारे हाथ में, इसलिए भगवान ने हमारी जाति में जन्म लिया है। कि ऐसा नहीं है। दो भगवान ऐसे भी हैं, विष्णु के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे भी हैं जो कि ब्राह्मण थे, मतलब जो गैर क्षत्रिय थे, जैसे वामन का अवतार और परशुराम का अवतार। लेकिन एक वो प्रश्न ब्राह्मण ठाकुर की बात भी नहीं है। वो जो है भगवान देवत्व का गुण अगर हम देखें, अगर हम उसको मौका ही नहीं देंगे तो हो सकता है कि किसी दलित के अंदर, किसी पिछड़े जाति के व्यक्ति के अंदर हो, क्योंकि तो व्यक्ति को गुण देता है कुदरत व्यक्ति को, चाहे पराक्रम का गुण हो, चाहे किसी भी किस्म का गुण हो। तो उसने व्योमिका सिंह को गुण दिया। आज देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको सेना उसकी पूरी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए सोफिया कुरैशी के साथ आपको व्योमिका सिंह लगाना पड़ा। तो उनके कहने के मन में उस मान्यता को खंडित करने का था, उस गलत मान्यता को कि नहीं, पराक्रम तो किसी जाति विशेष की थाती है, किसी जाति विशेष की बपौती है। और जो हीन, तथाकथित जो हीन जाति है आपकी निगाह में, उनके अंदर पराक्रम, गुण, बुद्धि, विवेक, संस्कार कुछ होता ही नहीं। आज इस धारणा को खंडित करने की जरूरत है। तो ये तो रामगोपाल यादव तो वैसे रामगोपाल यादव कई गलत बात भी कहते हैं। उनकी राजनीति की कोई आलोचना, उनकी राजनीति के कई मामलों में आलोचना, कई मामलों में उनकी राजनीति की बहुत आलोचना की जा सकती है। और कई जो है उनके जो कार्य हैं वो गलत रहे हैं। और रामगोपाल यादव की जिस ढंग से राजनीति में एंट्री हुई वही एक गलत थी। दरअसल जनता दल बना था तो जनता दल में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कोई जनता दल कोई मुलायम सिंह की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो थी नहीं। और मुलायम सिंह का सबसे ज़्यादा सहयोग फाइनेंस से लेकर सारे मामलों में बाबू दर्शन सिंह यादव करते थे। और बाबू दर्शन सिंह यादव को उन्होंने वायदा किया था कि इटावा का जिला पंचायत अध्यक्ष हम आपको बनाएंगे। और फिर रातों रात में ये राजनीति में कहीं थे नहीं। रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह लेके आ गए और जो है रामगोपाल यादव को अचानक घोषित कर दिया। इतना ज़्यादा उनके अंदर जातिवाद, इतना अंदर उनके अंदर परिवारवाद भरा हुआ था मुलायम सिंह जी को। और परिवारवाद के नाते मुलायम को, रामगोपाल यादव को इतना ज़्यादा प्रमोट होने का मौका मिल गया कि आज वो राष्ट्रीय शख्सियत उनकी बन गई है। तो मतलब ये जो है कि मुझे कोई ये नहीं कि मैं रामगोपाल यादव का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बड़ा मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन इस मामले में मैं कह रहा हूँ, इस मामले में जो उन्होंने जिस मंशा से ये व्योमिका सिंह की जाति बताई है उसमें सकारात्मकता छुपी हुई है। और उसका जो है उसके माध्यम से वो जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम समाज को वो परिणाम स्वीकार करने चाहिए कि नहीं, हम अपनी इस भ्रांति को, जो हम सदियों से इस भ्रांति में जकड़े हुए हैं, जिससे हम समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं
कि गुण विशेष कि गुण जो है गुण और पराक्रम और जो है एक अच्छा डीएनए वो तथाकथित श्रेष्ठ जातियों को ही कुदरत ने या ईश्वर ने उपलब्ध कराया है। बाकी अन्य जो हीन जातियां हैं वो इससे ईश्वर ने वंचित की हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म के भागीदार हैं, पापी हैं। इस तरह की सोच शंकराचार्य जी की भी जो का दर्शन है उसके भी खिलाफ है, जिन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, उसको बस ब्रह्म को पहचानने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कहा कोई भेद नहीं, ना कोई अगर चांडाल भी है तो उसके अंदर भी वो वही ब्रह्म है जो एक ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म है। तो इसलिए दोनों के अंदर दोनों का योगदान, समाज के दोनों में से किसी का योगदान, किसी भी जात में पैदा हुआ कोई हो, अगर वो चाहे वो चांडाल जाति में पैदा हुआ व्यक्ति हो, वो चाहे वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हो, वो ऐसा कोई योगदान कर जाता है जो मानवता के लिए बहुत ही उपकारी योगदान है, तो वो मतलब वो आदर का एक पात्र होगा। और आदर के पात्र तो सभी हैं, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी के अंदर एक जैसा ब्रह्म समाया, एक जैसा ब्रह्म मौजूद है। तो अगर आप जब आप ये कहते कि नहीं वो अमुक लोग निकृष्ट जाति के, हम लोग उच्च जाति के निकृष्ट, तो एक तरह से आप शंकराचार्य को अपमानित करने की बात करते हैं। और दूसरा बात ये है कि कुछ ईश्वर के बारे में जो एक नैसर्गिक अवधारणा है वो ये है कि वो सब पूरी मानवता का पिता है, पूरी सृष्टि का पिता है, मानवता का सारे जीवों का वो पिता है। तो पिता के लिए किसी को जो है अपनी एक संतान को वो निरादर पूर्ण स्थिति में क्यों रखना चाहेगा, वो क्यों जो है उसको एक तरह से उसके लिए एक त्रासद स्थिति क्यों वो चाहेगा उसके लिए, वो क्यों जो है और वो उसको वो जो है एक कुछ जाति के लोगों को अतिरिक्त सम्मान दे और उन लोगों को जो है उन लोगों के लिए व्यवस्था करे कि इनको जो हे दृष्टि से देखा जाए। ये ईश्वर क्या करेगा। तो ईश्वर के लिए जब ईश्वर की सारे जीव ईश्वर की संतान है, तो ऐसा करके आप जाति के आधार पर अगर एक बड़े वर्ग को और उसको जो है उसको आप हे दृष्टि को देखते हैं, तो ये तो आप जो है अगर उसे परम पुरुष के रूप में आप देख रहे हैं, तो ये तो उस पुरुष की जो आपका ईश्वर है, जो आपका जो परम पिता है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का भी अधम कृत्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रामगोपाल यादव भी हालांकि डिफेंसिव हो गए हैं, लेकिन हमने जो उनका पूरा बयान सुना है, पढ़ा है और जो समझा है, मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ गलत है। अगर उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमने जैसा देखा वैसा ही देखा जाना चाहिए और उसमें सकारात्मकता का पुट है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर रामगोपाल यादव की निंदा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसको पूरा समाज इसको ग्रहण करके और उनके इस बयान से सीख लेने का काम करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने हमारा वीडियो पहली बार जो है आज का जो वीडियो पहली बार देखा है और उन्हें हमारा वीडियो विचारोत्तेजक लगा और उन्हें जो है ये महसूस हुआ कि हमारा हर वीडियो इसी तरीके से एक नए ढंग का होता है, उसमें एक मौलिक विचार होती है, वो एक वैचारिक खुराक देने के काम करते हैं हमारे वीडियो। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो उनको देखने को मिले, तो हमारे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो घंटी की आकृति का बटन है वो घंटी की आकृति का बटन दबाएं, ताकि अब आगे से जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और हमारी मदद के लिए खुद तो सब्सक्राइब करें ही, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाने में मदद करें, ताकि हमारा चैनल और
हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस माध्यम से जो हमारी एक समाज में एक सार्थक परिवर्तन लाने की जो मुहिम है उसको कामयाबी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।